गुणधर्म। हमने कहा था कि सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर विलेय के कणों की संख्या क्या है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या कहा था, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा था। तो आपसे पहला क्वेश्चन टेस्ट में यही पूछा गया कि सॉल्यूशन के अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती है। तो आप सबको पता है सॉल्यूशन की जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। विलायक से तो कोई लेना देना है होता ही नहीं है, और अणु संख्या गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरी, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरी, हिमांक में अवनमन। और चौथी, परासरण दाब। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की कोई भी हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी। ये तीनों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ रखी हैं, परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, और चौथा परावर्तन गुणांक। अगला क्वेश्चन यह है, आपको 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक बेंजीन का, एक मेथनॉल का, एक एनिलीन का और एक नाइट्रोबेंजीन। आपको 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं और चारों सॉल्यूशंस के आपको बॉइलिंग पॉइंट बता रखे हैं। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस है, एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट 184 डिग्री सेल्सियस है और नाइट्रोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री सेल्सियस है। और आपसे ये पूछा गया है कि इसमें कौन मैक्सिमम वेपर प्रेशर बनाएगा। अब आप सबको पता है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी मैक्सिमम वेपर प्रेशर बनेगी, और क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इनमें से मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसकी होगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री, मेथनॉल का 65 डिग्री, एनिलीन का 184, नाइट्रोबेंजीन का 212। तो सीधा सा बात है, इसका आंसर क्या होगा, मेथनॉल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है, इसीलिए इसकी वेपर प्रेशर क्या बनेगी, सबसे ज़्यादा बनेगी। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर हमेशा एक दूसरे के क्या चलता है, इन्वर्स चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं केबी को। क्वथनांक में उन्नयन डेल टीबी तथा फिलिंग द ब्लैंक्स का अनुपात होता है। कह रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी क्या चीज़ है, क्वथनांक में उन्नयन तथा फिलिंग द ब्लैंक्स का अनुपात होता है। अब आप सबको पता है डेल टीबी बराबर होता है क्या, केबी इंटू मोललता। मुझसे पूछा जाए केबी क्या है तो मैं कहूँगा क्वथनांक में उन्नयन और जो मोललता है उसका जो अनुपात होता है वही किसके बराबर होता है, केबी के बराबर होता है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी, आप कहोगे क्वथनांक में उन्नयन और जो हमारी मोललता है इसका जो अनुपात होता है वही चीज़ क्या कहलाता है, केबी कहलाता है। वही चीज़ क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या गया, सेकंड गया। गुड इवनिंग बेटा सभी को। सरिता बेटा गुड इवनिंग, रीना मैडम गुड इवनिंग। अभी 4 क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और कोई खास ज़्यादा बातें नहीं बताई, तो थोड़ा सा आप इस पेपर को देखेंगे कि कहाँ अपन गलतियाँ कर रहे हैं। सीधा सा चौथा क्वेश्चन ये है, ये पूछा गया है कि केबी क्या चीज़ है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है डेल टीबी बराबर केबी इंटू मोललता है, तो पता चल रहा है केबी क्या है, डेल टीबी और मोललता का जो अनुपात होता है वही चीज़ क्या कहलाता है, केबी कहलाता है। केबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन और मोललता का जो अनुपात है वही चीज़ क्या कहलाता है, केबी कहलाता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का मान पूछा है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब होता है केएफ। हमसे पानी के लिए केएफ का मान पूछा है और आप सबको पता है पानी के लिए केएफ का मान 1.86 केल्विन मोलरिटी इनवर्स 1 या 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 या 1.86
केल्विन, मोलरिटी इनवर्स 1, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ हमसे पानी के लिए KF का मान पूछा गया है। पानी के लिए KB का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 और KF का जो मान होता है पानी के लिए वो 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 होता है, और इसी को ही हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के लिए KF का मान ग्लूकोज के सॉल्यूशन में 1.86 है। ये कहता है कि एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, हमने पानी में ग्लूकोज मिला दिया, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, और इस ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए KF का मान 1.86 है। अब उसका क्वेश्चन ये है, अगर हम एक और सॉल्यूशन बनाएं, अब उसका क्वेश्चन ये है कि हमने 2 सॉल्यूशन बनाए। एक सॉल्यूशन में तो हमने पानी में ग्लूकोज को मिलाया है और दूसरा सॉल्यूशन में पानी में हमने नमक को मिलाया है। अब आपसे पूछ रहा है, पानी में जब हम ग्लूकोज को मिलाते हैं तो KF का मान 1.86 है, अगर पानी में नमक को मिलाया गया तो KF का मान क्या होगा। याद करेंगे जो KF है इसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, याद करेंगे इसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। यह विलायक की प्रकृति होती है, यह विलायक पर निर्भर करता है, क्योंकि जब आपने पानी के अंदर ग्लूकोज को मिलाया तब भी आपका विलायक पानी ही था, और जब आपने पानी के अंदर नमक को मिलाया तब भी आपका विलायक पानी ही है। KF और KB ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर सॉल्वेंट के लिए KF या KB का मान फिक्स होता है। जैसे पानी के लिए KB का मान 0.52 और KF का मान 1.86 है, तो वो फिक्स होता है, उसका विलय से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 रहा। अगला क्वेश्चन, पानी का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी पानी का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF हमें 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 दे रखा है। हमने 100 ग्राम पानी के अंदर 0.02 मोल यूरिया का मिला दिया, और वो आपसे पूछ रहा है हिमांक में अवनमन क्या होगा। वो आपसे पूछ रहा है हिमांक में अवनमन क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, हमसे डेल TF पूछा जा रहा है, और आप सबको पता है डेल TF क्या होता है, KF इंटू मोललता, और मोललता की जगह लिखा जा सकता है विलय के मोल बटे विलायक का भार, आप लिख सकते हो विलायक का भार, क्योंकि यहाँ विलायक का भार हमें ग्राम में दे रखा है, तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए कितने का भाग लगेगा, 1000 का। फॉर्मूले में तो आयटा भी लगाते हैं, लेकिन आप सबको पता है ये यूरिया का सॉल्यूशन है, और यूरिया के सॉल्यूशन के लिए आयटा का मान 1 है, इसीलिए मैंने यहाँ आयटा की वैल्यू नहीं रखी। KF का मान आप सबको पता है, क्वेश्चन में 1.86 दे रखा है। विलय के मोल क्वेश्चन में आपको बाकायदा दे रखे हैं 0.02। विलायक का भार आपको बाकायदा दे रखा है 100 ग्राम, और किलोग्राम में बदलने के लिए कितना, 1000। ये गया 10 बार, 0.02 को 10 से गुना करोगे तो आ गया 0.2, तो 1.86 को आप 0.2 से क्या कर लो, गुना कर लो, तो जो भी आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा आपके पास। आ गया होगा समझ में। तो देखो 1.86 को 0.2 से गुना कर लो, तो मेरे हिसाब से आंसर ये निकल के आएगा 0.372 डिग्री सेल्सियस। आगे समझ में, करके देख लो। 6 दूनी 12 की 2, हासिल का 1, 8 दूनी 16, 1 17 की 7, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 पॉइंट बाद लगेगा 0.37। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये बताना है, एक सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे डेल TF पूछा गया था, वहाँ ये पूछा गया था हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। अब आप सबको पता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें से माइनस कर दिया जाता है क्या, डेल TF। बाकायदा क्वेश्चन में दे रखा है जलीय सॉल्यूशन है, तो जलीय सॉल्यूशन का मतलब पानी, और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आप सबको पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस। अब हमने क्या किया है, पानी के अंदर एथेनॉल को मिला रखा है,
पानी में एथेनॉल को मिला रखा है, तो डेल टी एफ बराबर हम यहाँ क्या लगाएंगे, के एफ इंटू क्या लगाएंगे, मूलतः, के एफ इंटू मूलतः। वैसे भी आप सबको पता है ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये पानी का सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो नेगेटिव में होता है, क्योंकि पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट जमता है वो किस पर जमता है, माइनस में जमता है। इसी हिसाब से आपका आंसर आना है। के एफ की वैल्यू आप सबको दे रखी है 1.86। मोललिटी आप यहाँ लगा लेंगे। मोललिटी कितनी लगाएंगे, मोललिटी के लिए आप एथेनॉल के मोल निकाल लेंगे। भाई विलेय के मोल बटे विलायक का भार, 1000 ग्राम का मतलब पानी तो 1 किलो है। विलेय के मोल कैसे निकालोगे, दिया गया भार कितना है, 17 ग्राम। एथेनॉल का अणुभार देखो 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 16। अब कैलकुलेट कर लें, 17, 46 और यहाँ आप क्या लगा लेंगे, 1 kg है तो 1000 ग्राम है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, और इसको कैलकुलेट करने के बाद मैं डायरेक्ट बता दूं जो आंसर आपका फाइनली निकल के आता है इसमें, वो निकल के आता है पहला -0.69 के आसपास आपका आंसर निकल के आता है। आगे समझो। अगला क्वेश्चन, 1.25 ग्राम वैद्युत अपघट्य है, उसको 20 ग्राम पानी में आप मिला रहे हैं। क्वेश्चन को समझेंगे कि 20 ग्राम पानी है हमारे पास, ये रहा, हमने इसके अंदर 1.25 ग्राम वैद्युत अपघट्य मिलाया। अब ये सॉल्यूशन बन गया और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे दिया 271.94 केल्विन, और आपसे कहा गया कि जो आपने इसके अंदर विलेय मिलाया है उसका आपको अणुभार ज्ञात करना है। तो आप सबको पता है विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी सहायता से हम विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें पता है डेल टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मूललता के। तरीका मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन आप करेंगे। विलेय के मोल बटे विलायक का भार, काय में दे रखा है, ग्राम में ना, तो उसको केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग लगेगा। डेल टी एफ कैसे निकालोगे, अभी अभी बताया था। हिमांक में अवनमन कैसे निकालते हैं, विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट घटा दिया जाता है, विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है यहाँ विलायक कौन है, पानी, और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ आंसर केल्विन में है तो इसीलिए मुझे ये फ्रीजिंग पॉइंट भी केल्विन में लेना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 माइनस 271.94। आगे समझो, ये जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करोगे। के एफ की वैल्यू आप सबको पता है कितनी पुट करोगे, 1.86। ये मुझे पता है 1.86। विलेय के मोल कैसे निकालोगे, विलेय की घोली गई मात्रा कितनी है, 1.25 ग्राम अपन विलेय का अणुभार जो आपको आइडेंटिफाई करना है। विलायक का भार, विलायक का भार मेरे पास यहाँ पर कितने ग्राम दे रखा है, 20 ग्राम, और उसको केजी में बदलने के लिए कितना, 1000। जो भी आपके पास आएगा वो कैलकुलेशन आप करेंगे, जो भी आपका आंसर है वो इससे निकल के आएगा। आगे समझ में। और फाइनली मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर निकल के आता है कैलकुलेशन के बाद वो 109.6 ग्राम पर मोल आता है। एक बार लाइव वाले बताएं बेटा यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। वो तो मुझे भी पता चल रहा था कि 30 मिनट में तो ये पेपर नहीं हो सकता, अगली बार क्या है थोड़ा टाइम बढ़ाऊंगा, 30 मिनट में नहीं हो पाता ये पेपर, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी लंबी थी और इस कारण आपने शायद जल्दबाजी की और नेगेटिव हो के ढेर लग गए। तो एक बार बताएं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए नहीं आ गए यहाँ तक के बेटा, एक बार थंब मार दें सभी लोग। मोनिका बेटा आपने बहुत अच्छा पेपर किया, वेरी गुड बेटा, है ना, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यौगिक X का 6 ग्राम 100 ग्राम पानी में घोला गया। ये कह रहा है कि 100 ग्राम पानी है, ये 100 ग्राम पानी, और आपने उसके अंदर कोई 6 ग्राम चीज़ मिला दी, 6 ग्राम विलेय मिला दी। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब डेल टी बी, वो आपको दे रखा है 0.52 डिग्री सेल्सियस, और पूछ रहा है कि जो आपने विलेय मिलाया है उसका क्या ज्ञात करना है, अणुभार।
हमें पता है अज्ञात विलेय का अणुभार हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं। आपके पास फॉर्मूला है डेल टी बी। अब देखिए कुछ नहीं दे तो आइटा का मान 1 रख लेंगे। डेल टी बी बराबर के बी इंटू विलेय के मोल बटे क्या, विलायक का भार। काय में, ग्राम में है तो केजी में बदलने के लिए कितने का भाग लगेगा, 1000 का। आगे समझ में। डेल टीबी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 0.52, केबी का मान भी कितना है 0.52। विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, विलेय की घोली गई मात्रा कितनी है 6 ग्राम और उसका अणुभार। विलायक का भार कितना ग्राम दे रखा है 100 ग्राम और किलोग्राम में बदलने के लिए कितने का भाग 1000। ये 0.52 से 0.52 कटा, ये 10 बार कट गया। MW को इधर ले आना 60 ग्राम। कैलकुलेशन तो बेटा आप लोगों को करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे धीरे धीरे, जितनी बार लिखोगे अपने आप पता लगने लग जाएगा कि मुझे करना क्या है, फिर धीरे धीरे ये याद होने लग जाता है। बेरियम क्लोराइड, सोडियम और ग्लूकोज सबकी मोलरिटी एक जैसी है, कंसंट्रेशन एक जैसी है और पूछा गया कि कौन सा सॉल्यूशन का परासरण दाब ज़्यादा होगा। परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला आइटा CST। कंसंट्रेशन तीनों सॉल्यूशंस की एक जैसी है, टेम्परेचर भी एक जैसा है, लेकिन सबका आइटा अलग अलग है। जिसका आइटा ज़्यादा होगा उसका परासरण दाब भी ज़्यादा होगा। ग्लूकोज का आइटा एक ही रहेगा, सोडियम क्लोराइड का आइटा 2 होगा और बेरियम क्लोराइड का आइटा कितना होगा 3। इसीलिए फर्स्ट इसका आंसर रहा, ग्लूकोज से ज़्यादा परासरण दाब सोडियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा किसका होगा, बेरियम क्लोराइड का होगा। अगर सबकी कंसंट्रेशन एक जैसी दे रखी है तो उसका परासरण दाब ज़्यादा होता है, जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा होती है। कौन सा युग्म आइडियल सॉल्यूशन का है, ये भी एल्किल लाइट, ये भी एल्किल लाइट, विलेय और विलायक एक ही परिवार के हैं। ये भी एरिल हैलाइड, ये भी एरिल हैलाइड, विलेय और विलायक एक ही परिवार के हैं। ये बेंजीन और टोलुइन तो वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन है। आंसर चौथा, एथिल आयोडाइड और एथेनॉल अलग अलग परिवार के हैं, इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। आइडियल सॉल्यूशन की पहचान तो ये होगी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही परिवार के होंगे और उनमें एक कार्बन का अंतर होगा और हैलोजन के केसेस के अंदर उनमें हैलोजन का अंतर होगा, जैसे एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन, टोलुइन। आंसर चौथा, ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कैल्शियम नाइट्रेट का 1% जलीय विलयन है। आपने पानी लिया, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट मिला दिया और पूछा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आपको पता है सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो नेगेटिव में होता है, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस, और बताया था पानी में कुछ मिला दोगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में होता है। तो क्वेश्चन को घुमाने के लिए कहा गया कि कैल्शियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप कहोगे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। दो शुद्ध द्रव हैं ए और बी, ये सेकंड ग्रेड लेवल पे नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में है। दो शुद्ध द्रव हैं ए और बी, उनकी वाष्प दाब 100 टॉर और 80 टॉर। 2 मोल ए के और 3 मोल बी के आपने मिलाए हैं, तो मिश्रण का कुल दाब, यानी ये वो वाली कंडीशन है जब विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील होते हैं। तो आपको पता है उस स्थिति में कुल दाब कैसे निकालेंगे, P = P0 A x A प्लस P0 B x B। P0 A का मतलब A के द्वारा शुद्ध अवस्था में बनाए जाने वाला दाब 100 टॉर और विलयन में A के मोल प्रभाज। विलयन में A के कैसे मोल प्रभाज निकालेंगे, A के मोल 2 अपॉन कुल मोल 5। P0 B जब B शुद्ध अवस्था में है तो उसके द्वारा लगाए जाने वाला दाब, और XB क्या है, विलायक के मोल प्रभाज। विलायक के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, विलायक के मोल बटे कुल मोल। कैलकुलेशन कर लें, 20 दूनी 40, 16 × 48
88 टॉर आंसर। याद करेंगे, जब विलेय और विलायक दोनों वॉलेटाइल होते हैं तो ऐसी स्थिति में विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसमें उपस्थित जो अवयव होते हैं उनके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है P0 A XA प्लस P0 B XB। पहले भी मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट तरीका भी है। अगर आपको लगे कि विलेय और विलायक दोनों ही वॉलेटाइल हैं तो आपसे पूछा जाए ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आपको पहले भी बताया था कि वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये जोड़ी नहीं जाएगी। तो आंसर 100 टॉर और 80 टॉर के बीच में आना था, और जिसके मोल ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का आंसर उसकी तरफ खिसक जाता। याद आ गया होगा, 100 टॉर और 80 टॉर के बीच में इसका आंसर आना ही था, तो ऑप्शन एक ही था, थर्ड। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने का तरीका आप सबको पता है, उस तरीके को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से समुद्री जल से क्या प्राप्त होता है, स्वच्छ जल। 0.02 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 90% डिसोसिएट होता है। परासरण दाब फाइंड आउट करना है। परासरण दाब का फॉर्मूला आइटा CST। आइटा निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने कह रखा है कि विलेय 90% वियोजित होता है। तो आइटा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बता चुका, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। 1 एल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 का मतलब 0.9 प्लस NaCl डिसोसिएशन के बाद आपको विलेय कण कितने देगा, 2, और एल्फा कितना है, 0.9। 90% का मतलब यही होता है 90/100। आगे समझ में, तो ये हुआ 1.8 और ये 0.1, तो ये कितना हो गया, 1.9। अरे समझ में आ गया, पाई बराबर आइटा इंटू CST। सीधा सा क्वेश्चन है, पानी में नमक घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया, उसका परासरण दाब निकालना है। परासरण दाब का सीधा फंडा आइटा CST। आइटा निकालो 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा से। अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं होता कि सोडियम क्लोराइड इतना % वियोजित होता है, तब तो आइटा झट 2 रख देते, लेकिन कहा 90% वियोजित होता है, तो 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। समझ में आ गया, एक में से 0.9 गया 0.1 और ये रहा 1.8, तो ये आपके पास आया 1.9। क्वेश्चन में कंसंट्रेशन मुझे कितनी दे रखी है, 0.02। एस का मान कितना लगाते हैं, एस का मान 0.082, यह तो हालात है। टेम्परेचर केल्विन में लगाओगे कितना, 300। जो भी आपका आंसर है वो आएगा। आंसर याद करें, एटमॉस्फेयर में आएगा। मैंने कहा था एटमॉस्फेयर और बार एक ही बात होती है। अरे आगे समझना, जो भी कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद आपका आंसर आएगा, और इसकी फाइनल कैलकुलेशन जो निकल के आती है वो निकल के आती है 0.094 बार। सिल्वर नाइट्रेट के प्रेक्षित और परिकलित अणुभारों के मान दे रखे हैं, और ये पूछा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के वियोजन की मात्रा पूछी जा रही है। यानी सिल्वर नाइट्रेट के लिए अल्फा पूछा जा रहा है। अल्फा बराबर होता है आइटा -1/n-1। फॉर्मूला लिखा है कि वियोजन की मात्रा, कि कोई वैद्युत अपघट्य कितना % वियोजित होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने कहा सोडियम क्लोराइड 90% वियोजित होता है, तो आपको लिखा रखा है वियोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं, आइटा -1/n-1। अब प्रश्न उठा कि सर इस क्वेश्चन में आइटा कैसे निकालें, तो हमें पता है आइटा निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका। प्रेक्षित अणुभार, परिकलित अणुभार, परिकलित का मतलब सैद्धांतिक, परिकलित अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। कॉपी में देखोगे आइटा निकालने का फॉर्मूला दिखा रखा है, सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। इसकी मदद से आप आइटा निकाल लेंगे। परिकलित अणुभार कितना दे रखा है, 170, और आपके पास प्रेक्षित अणुभार कितना है, 92.64। कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, इसकी मदद से क्या निकलेगा, आइटा। और आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट आपको 2 आयन देगा। एन है जो विलेय है, वो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, ये आपको देगा Ag+ और NO3-।
तो आपके पास विलय के कणों की संख्या आ गई 2 - 1 तो 170/92.64 कर लेना और उसको परसेंटेज में बदलने के लिए बाद में जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लेना। एक बार कैलकुलेटर से करके देखें 170/92.64 कितना आता है। फिर उसको 1 में से माइनस करो। 170/92.64 दिख रहा होगा, 2 से कम आ रहा होगा कुछ, कितना आ रहा है 1.83 आ रहा होगा शायद। कितना आ रहा है करके देखें 170/92.64 कितना आ रहा है, फटाफट करके देखो। 1.83 आ रहा है, ये आपके पास 1.83 आ गया। 1.83 - 1 तो ये आया आपके पास 0.83। अब इसको परसेंटेज में बदल लो क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शन परसेंटेज में, समझ में आ गया। तो परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे तो 83%। अल्फा बराबर आइटा -1/n-1। बस एक बार आपको फंडा समझ में आ जाना चाहिए और वहाँ हमें कैलकुलेशन इस तरह की देता है कि एग्जामिनर आप इजीली कर लेते हो। थोड़ी स्पीड तो तेज़ रखनी पड़ेगी आपको क्योंकि इस बार भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर बड़ा लेंथी था और बच्चों से नहीं हो पाया था। ये तो हमें पता है कि जिसके अंदर विलय के कणों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होता है। चारों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक जैसी दे रखी है। ये कह रहा है 4 सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1, इसकी भी 0.1, इसकी भी 0.1 और इसकी भी 0.1। जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा जो विलय के कण है वो मुझे पोटेशियम सल्फेट से मिलेंगे। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, इससे विलय के कण 3 मिलेंगे। सोडियम क्लोराइड से 2 मिलेंगे। यूरिया से 1 मिलेगा। विलय के कणों की संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा होती है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होता है। सर ऐसा क्यों है, याद आना चाहिए। ये हमारे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको कैसे निकालते हैं, T0F - ΔTF। अगर विलय के कणों की संख्या ज़्यादा है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ΔTF ज़्यादा होगा, और ΔTF ज़्यादा होगा तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, तो TF का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जिसमें विलय के कण ज़्यादा लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है, इसीलिए इसका आंसर 1 आया। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का उदाहरण है। बताया था एथेनॉल और पानी को जब हम मिलाते हैं तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट तो 78.1 डिग्री सेल्सियस है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब इनको एक निश्चित रेशो के अंदर मिलाया जाता है तो ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड की कॉपी में बाकायदा लिखाया हुआ है एथेनॉल और वाटर का जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब बनता है तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। 78 डिग्री सेल्सियस पर एथेनॉल और पानी दोनों की वेपर प्रेशर बराबर बराबर बनती है, इसीलिए उसको प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम क्या नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते। यहाँ हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं। रट गया होगा ये तो। प्रोटीन बहुलक जैसे जो बृहदाणु होते हैं इनका जो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं उसके लिए बेस्ट मेथड आप सबको पता है कौन सा है, परासरण दाब, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो टेम्परेचर से चेंज हो सकती है और परासरण दाब को आपको पता है रूम टेम्परेचर पर ही हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का 50% वियोजन है, समझ में आ गया। इसके लिए मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, आइटा। आप सबको पता है आइटा निकालने का फॉर्मूला 1 - अल्फा प्लस क्या होता है, n अल्फा। 1 अल्फा 50% का मतलब 1/2 प्लस पोटेशियम क्लोराइड के लिए कणों की संख्या 2, 1 में से आधा गया 0.5 प्लस 1, तो समझ में आ गया होगा कितना आंसर आएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई गैस है और वो सॉल्यूशन के ऊपर 200 टॉर वाष्प दाब लगा रही है और सॉल्यूशन में, मतलब ये हेनरी लॉ याद आना चाहिए। यहाँ कोई गैस है वो 200 टॉर दाब लगा रही है और
सॉल्यूशन में इस गैस के जो मोल प्रभाज हैं वो कितने हैं? 5 × 10⁻³ तो हमें हेनरी कांस्टेंट निकालना है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता चुका, P = KH × X, याद आ गया होगा। यहाँ गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो है 200 टॉर। हेनरी कांस्टेंट हमें निकालना है। X क्या है? विलियन में गैस के मोल प्रभाज, जो आपको कितने दे रखे हैं? 5 × 10⁻³ KH फाइंड आउट कर लोगे। 200/5 × 10⁻³ ये गया 40 बार, ऊपर ले जाओ 40 × 10⁻³ टॉर, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁴ टॉर। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, इनको फास्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रिपीटेशन से वापिस आ रहे हैं। ये सब अपन ने किया। अरे आगे ध्यान। 36 ग्राम पानी है और 46 ग्राम ग्लिसरीन है, उसका सॉल्यूशन है। ग्लिसरीन के मोल प्रभाज निकालना है। जिस भी अवयव के मोल प्रभाज निकालने होते हैं उस अवयव के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। सही है। ग्लिसरीन के कैसे मोल निकालोगे? ग्लिसरीन की दी गई मात्रा बोलो कितने ग्राम है? 46 ग्राम। और ग्लिसरीन का अणुभार निकाल लो, ये रहा फॉर्मूला दे रखा है। 3 कार्बन का मतलब 36। अरे हाँ या ना। हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन का 16 और 1 17, 3 है तो 51, 6 5 11 और 1 12, 5 3 8 और 1 9। इसका मतलब ग्लिसरीन का आधा मोल। अरे 46/12 में आधा मोल, आधे मोल को क्या लिख सकता हूँ? 0.5 अपॉन 0.5। पानी के मोल कैसे निकालोगे? पानी का दिया गया भार कितना है? 36 ग्राम। कितने का भाग लगेगा? 18। 0.5/2.5 1/5। 1/5 को क्या लिख सकते हैं? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अरे आगे समझो। अब फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तब अपन फिजिकल में फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार लाइव वाले बताएं बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जो भी जने जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? इसके बेटा पेपर की पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, जिससे मान लो अगर आप ऑनलाइन वाले निकलवाना चाहो तो वैसे की वैसे पेपर पीडीएफ की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो जैसे लगता है ना, तो आज मैं डाल दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, तो फिर आप उसको निकलवा लेना पेपर को। एक पेज में ही आ जाएगा आगे पीछे। तो अपनी जो आपकी जहाँ आप बुकलेट्स वगैरह रख रहे हैं उसी के साथ इस पेपर को भी लगा लेना। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड अणुभार 58.5, नमक को पानी में घोला है। सोडियम क्लोराइड के पानी में विलयन की मोलरता क्या होगी? कहने का मतलब यह है कि पानी में आपने सोडियम क्लोराइड को डाल दिया है और आपसे पूछ रहा है कि अब आप मोलरता आइडेंटिफाई करें। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है। अब आप सबको मोलरता आनी चाहिए। मोलरता क्या होती है? N/V। सही है। कंसंट्रेशन यही तो होती है, मोल बटे आयतन। यहाँ ऊपर है विलेय के मोल और नीचे है विलयन का आयतन लीटर में। अगर ml में होगा तो 1000 का भाग हम लगा लेंगे। यहाँ पानी के अंदर आपने नमक को मिलाया है तो हमारा जो विलेय का काम करेगा वो नमक करेगा। नमक की घोली गई मात्रा कितनी है? 5.85 ग्राम और नमक का अणुभार होता है 58.5 ग्राम। क्वेश्चन में आयतन हमें सॉल्यूशन का कितना दे रखा है? 500 ml। लीटर में बदलने के लिए क्या कर लेंगे? 1000। ये गया 100 बार, नहीं सॉरी 10 बार।
और ये कितनी बार गया, 2 बार, तो आपका पॉइंट 2/10 का मतलब पॉइंट आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 सेमी NaOH का नॉर्मल विलियन है, 200 सेमी NaOH का सेमी नॉर्मल विलियन है। हमने इसमें पानी मिलाया और इसको डेसी नॉर्मल विलियन में बदल लिया। पूछा पानी कितना मिलाया, तो मैंने डाइल्यूशन फार्मूला आपको लिखाया हुआ है, N1V1 बराबर क्या लिखाया था, N2V2। सेमी नॉर्मल का मतलब होता है 1/2, वॉल्यूम कितना है 200। फाइनली आपके पास फाइनल नॉर्मलिटी कितनी आ गई, 1/10, वॉल्यूम आइडेंटिफाई करेंगे। आयतन 1000 ml, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आयतन 200 ml था और बाद में फाइनली आयतन 1000 ml हो गया। अब ये पूछा इसने आपने पानी कितना मिलाया है, तो पहले ही था आयतन तो 200 ml और बाद में फाइनली आयतन कितना हो गया 1000 ml, तो इसका मतलब आपने इसके अंदर पानी जो मिलाया है वो कितना मिलाया है, 800 cc। याद आया, ऐसा क्वेश्चन कॉपी में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक के बेंजीन में वाई मोलल विलयन है। एक यौगिक के बेंजीन में वाई मोलल विलयन में विलेय के मोल प्रभाज 0.2 है, तो वाई का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझेंगे। ये कह रहा है आपने बेंजीन सॉल्वेंट लिया है और उसके अंदर वाई आपने मिला दिया है, वाई मोलल विलयन। वाई मोलल विलयन का मतलब बेंजीन में आपने एक कंपाउंड वाई मिलाया है। मतलब यह है एक यौगिक के बेंजीन में वाई मोलल विलयन में विलेय के मोल प्रभाज 0.2 है। देखिए वाई मोलल विलयन का मतलब क्या है, वाई मोलल विलयन का मतलब यह है 1 किलोग्राम विलायक में, भाई मोलल विलयन का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के वाई मोल। ये कह रहा है कि बेंजीन है और उसमें आपने कोई विलेय मिलाया और मोललिटी जो आई, मोललता जो निकल के आई वो वाई मोलल आई। वाई मोलल का मतलब यह है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का वाई मोल है। जैसे मोललता 1 होती है ना, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल है। वाई मोलल सॉल्यूशन का मतलब यह है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के वाई मोल है। अब मुझसे कह रहा है कि विलेय के मोल प्रभाज 0.2 है, तो वाई का मान ज्ञात करें। इसका मतलब आपको विलेय के मोल ज्ञात करना है। समझ में आ रही बात, यही तो मतलब हुआ। वाई मोलल विलयन का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के वाई मोल है। अब मुझे वो कह रहा है आप वाई निकालो, वाई का मतलब विलेय के मोल निकालो। तो अब आप सबको पता है विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज किसके बराबर होंगे, विलेय के मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल जो आपको आइडेंटिफाई करना है वाई बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब आपको कह रहा है कि विलेय के मोल प्रभाज है 0.2, विलेय के मोल निकालने हैं y और विलेय के मोल निकालने हैं y। क्वेश्चन में विलायक दे रखा है बेंजीन और हमने ये मान रखा है विलायक कितना है 1 किलो। इसका मतलब बेंजीन है C6H6 और बेंजीन का अणुभार होता है 78, 12×72 और 678। बेंजीन के मोल बना लोगे। बेंजीन के मोल कैसे बनाओगे, 1 किलोग्राम विलायक है, यानी बेंजीन का दिया गया भार कितना है 1000 ग्राम और इसमें कितने का भाग लगा लोगे 78 का। समझ में आ गया, वापिस समझे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बेंजीन में आपने कोई विलेय मिलाया और उसकी जो मोललता निकल के आई वो वाई मोलल सॉल्यूशन बन गया। वाई मोलल सॉल्यूशन का मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के वाई मोल है।
अब वो कह रहा है कि y का मान ज्ञात करो, और बाकायदा क्वेश्चन में ये दे रखा है कि उस सॉल्यूशन में विलेय के मोल प्रभाज 0.2 है। तो विलेय के मोल प्रभाज का मतलब विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। विलेय के मोल प्रभाज 0.2 दे दिए, विलेय के मोल निकालने हैं, विलेय के मोल निकालने हैं। विलायक के मोल कैसे निकालोगे? विलायक है यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन का दिया गया भार कितना है 1000 ग्राम, और उसमें 78 का भाग लगा लो, तो आपके पास यहाँ विलायक के मोल निकल के आ जाएंगे। कैलकुलेटर से मदद ले सकते हो, 1000 बटे 78, फिर इसको कैलकुलेट कर लेना, तो फाइनली आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3.2। कैलकुलेशन थोड़ी करें फास्ट, शुरू में कैलकुलेटर की भी मदद ले सकते हैं जब नहीं हो, नहीं तो एक बार बस तरीका तो कम से कम आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि राउल्ट के नियम की पालना होती है, सबने पढ़ा है राउल्ट के नियम अनुसार जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन की वाष्प दाब विलायक की मूल प्रभाज के क्या होती है? समानुपाती होती है। यही पूछा है, राउल्ट के नियम की पालना होती है तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब समानुपाती होता है। तो ये विलायक नहीं तो विलयन में क्या है, यदि राउल्ट के नियम की पालना होती है तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब समानुपाती होता है। तो विलयन में ये होगा, तो विलयन में वाष्प दाब समानुपाती होता है, तो विलयन में वाष्प दाब विलायक की मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। 1 मोल अवाष्पशील विलेय 2 मोल पानी में घुला हुआ है, तो विलयन का वाष्प दाब पानी की अपेक्षा है। 1 मोल अवाष्पशील विलेय 2 मोल पानी में घुला, यानी 2 मोल पानी है और उसमें 1 मोल अवाष्पशील विलेय घुला है, तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो पानी की अपेक्षा क्या है? विलयन का वाष्प दाब PS बराबर P0 XB, राउल्ट का नियम। ये कह रहा है पानी में 2 मोल पानी में हमने 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो विलयन बन गया। उसकी जो वाष्प दाब है वो विलायक की वाष्प दाब की तुलना में कितनी गुना है? राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन की वाष्प दाब विलायक की मोल प्रभाज के समानुपाती होती है, तो विलयन की वाष्प दाब बराबर विलायक की वाष्प दाब और XB, तो PS बराबर P0, XB किसके मोल प्रभाज है? विलायक के मोल प्रभाज। विलायक के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? विलायक के मोल बटे कुल मोल। इसका मतलब ये हुआ कि विलयन की वाष्प दाब विलायक की वाष्प दाब की तुलना में कितने गुना है? 2/3। वो लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आती है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। यहाँ आपसे राउल्ट नियम की बात कर रहा है वो आपसे कि आपने, हाँ सर बैठो भी, कि 2 मोल पानी लिया और उसमें हमने 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो जो विलयन बनता है उसकी जो वाष्प दाब बनेगी वो विलायक की तुलना में कितनी बनेगी? 2/3 बनेगी। जल में यूरिया है, पानी में आपने यूरिया मिलाया है, और पानी में जल में यूरिया, यहाँ यूरिया का आणविक द्रव्यमान 56 कर रखा है, वैसे 60 होता है। जल में यूरिया का एक सॉल्यूशन वायुमंडलीय दाब पर 100.18 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यदि जल के लिए KF इतना है, KB इतना है, तो आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो उपरोक्त विलयन का हिमांक होगा। यानी आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कॉपी में भी कराया था। सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बराबर होता है T0F माइनस डेल TF के। यहां आपने यूरिया को पानी में डाला है, इसीलिए हमारे लिए जो सॉल्वेंट का काम करेगा पानी करेगा, और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आप सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होगा। डेल TF कैसे निकालोगे? आयटा इंटू KF इंटू मोललता। ठीक है, अब हमें पता है कि यहां पर आयटा का मान 1 ही होगा क्योंकि यूरिया है,
KF का मान आपको पता है, यहाँ विलायक आपने पानी काम में ले रखा है तो KF का मान यहाँ 1.86 रख देंगे, लेकिन मुझे मोललता नहीं पता। अब पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसकी सहायता से मैं मोललता निकालूंगा। आपको क्या रखा है कि जब आप पानी के अंदर यूरिया को मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100.18 है। तो आप सबको पता है, आप डेल TB निकाल लीजिए, डेल TB बराबर KB इंटू मोललता। डेल TB कैसे निकालेंगे? जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है उसमें से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दो। यूरिया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.18 है, इसमें से 100 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा तो आपके पास डेल TB निकल के आ गया 0.18। KB की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है? 0.52। इसकी मदद से आप क्या निकाल लोगे? मोललता। और वो जो मोललता आएगी वो यहाँ पर पुटिंग कर दोगे। याद करें, ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ, बस ये तरीका बता दिया। और ये संभव नहीं है कि हम हर टेस्ट को बहुत धीमे धीमे एक एक चीज़ करके करें। अब आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम 150-200 क्वेश्चन अपन पहले से सॉल्यूशन के कर चुके हैं। ये कम से कम 100-125 क्वेश्चन हो चुके। 50-60 क्वेश्चन मैंने आपको एग्ज़ाम्स वाले करा दिए, कम से कम 20-25-30 क्वेश्चन अब आपके कॉपी के अंदर करा दिए, और अब 40 क्वेश्चन यहाँ करा दिए। तो 150 क्वेश्चन जब मैं करा रहा हूँ तो आपकी उम्मीद करता हूँ ये फटाफट आपके दिमाग में अब आने चाहिए। अब 150 क्वेश्चन कराने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर आपकी समस्या है। बस आपको तुरंत ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। GIC कॉलेज लेक्चरर में आया था, ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो तरीका यही है उसका। अगला क्वेश्चन, एक विलियन जिसमें यूरिया मिला हुआ है 10 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब है। डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है जैसे लीटर, 1000 ml। डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1000 ml। अब आपका क्वेश्चन यह है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक यूरिया का सॉल्यूशन है। यूरिया का जो सॉल्यूशन है वो 1000 ml का है और उसमें आपने 10 ग्राम यूरिया मिला रखा है। और जो हमारे पास अज्ञात सॉल्यूशन है, दूसरा जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर एवासील विले 5% है। 5% का मतलब 100 ml के अंदर 5 ग्राम एवासील विले मिला हुआ है। यूरिया का सॉल्यूशन और जो अज्ञात सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक है। तो जो अज्ञात विलेय है उसका मुझे क्या ज्ञात करना है? अणुभार। याद करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, i1 C1 बराबर क्या लगाएंगे? i2 C2। यूरिया का सॉल्यूशन i1 है, यहाँ कुछ नहीं दे तो i2 भी 1 मान लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला बना C1 बराबर क्या करेंगे? C2। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? यूरिया के मोल। यूरिया के मोल कैसे निकालोगे? यूरिया की घोली गई मात्रा 10 ग्राम और इसका अणुभार कितना है? 60। यहाँ आयतन आपको पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब, डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1000 ml, यानी आयतन कितना दे रखा है? 1000 ml। ये दूसरा जो सॉल्यूशन है वो अज्ञात सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? जो अज्ञात सॉल्यूशन है, अज्ञात सॉल्यूशन का मतलब जिसमें हमने विलेय मिलाया और हमें पता नहीं है कौन सा है विलेय, तो उस विलेय की घोली गई मात्रा कितनी है? 5 ग्राम, और उसका क्या आइडेंटिफाई करना है? अणुभार। और हमें आयतन उसका कितना है? 100 ml। क्योंकि 5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन 100 ml का है और उसके अंदर 5 ग्राम अज्ञात विलेय घुला हुआ है। अरे ऐसे सारे क्वेश्चन कर रखे नहीं कर रखे? अब फटाफट करेंगे। ये कितनी बार गया? ये कट गया, MW निकाल लोगे, कितना आया? 300 ग्राम। सही है। यहाँ डेसीमीटर क्यूब से क्या दिक्कत आ रही थी? डेसीमीटर क्यूब का मतलब बेटा 1000 ml होता है कि जो आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक यूरिया का सॉल्यूशन है और एक अज्ञात विलेय का सॉल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक है। यूरिया का सॉल्यूशन 100 ml का है, अज्ञात विलेय का सॉल्यूशन 100 ml का है। इसमें यूरिया 10 ग्राम घुली है, उसमें अज्ञात विलेय 5 ग्राम घुला है और अज्ञात विलेय का अणुभार आइडेंटिफाई करना है। C1 बराबर C2 लगाओगे, यहाँ कंसंट्रेशन मोल बटे आयतन, यहाँ कंसंट्रेशन मोल बटे आयतन, यहाँ 1000 ml लगेगा। यूरिया के मोल निकाल लोगे 10/60, अज्ञात विलेय की घोली गई मात्रा 5 ग्राम है, उसका अणुभार मुझे पता नहीं है, आयतन 100 ml है, आइडेंटिफाई कर लोगे।
एथेनॉल में एसीटोन का डेविएशन याद करेंगे। एथेनॉल और एसीटोन आइडियल तो हो नहीं सकता। अब ये एग्जाम्पल आपको याद आने चाहिए कि एथेनॉल और एसीटोन, एक के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एथेनॉल और एसीटोन का जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला सॉल्यूशन है। 18 ग्राम ग्लूकोज है, 178.2 ग्राम पानी में मिलाया गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इस जलीय विलयन के लिए वाष्प दाब होगा। क्वेश्चन यह है कि पानी लिया 178.2 ग्राम, 18 ग्राम उसमें ग्लूकोज घोल दिया और पूछ रहा है कि अब आपको उस सॉल्यूशन का क्या निकालना है, वाष्प दाब। राउल्ट के नियम के अनुसार PS बराबर P0 XB। यहां जो दाब है वो टॉर में दे रखा है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो 1 एटमॉस्फेयर लगाया जाता है, या आप उसको 1 बार भी कह सकते हैं। लेकिन टॉर के अंदर इसकी वैल्यू होती है 760 टॉर। आप कहते हो ना 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी कितनी वाष्प दाब लगाता है, 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। लेकिन टॉर की बात करें तो 760 टॉर, ये 760 टॉर, क्योंकि आंसर टॉर में। XB किसके मोल प्रभाज है? विलायक के मोल प्रभाज। विलायक के मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? विलायक के मोल पानी के मोल बटे ग्लूकोज के मोल प्लस पानी के मोल। आगे समझना। पानी के मोल कैसे निकालोगे? 178.2 में 18 का भाग लगा देना। ग्लूकोज के मोल कैसे निकालोगे? 18 में 180 का भाग लगा देना। जो भी कैलकुलेट करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 752.40 टॉर। तरीका बेटा अब आपको कैलकुलेशन आपको करनी है, तरीका मैंने बता दिया कि सर यहाँ 700 टॉर क्यों लगाया, क्योंकि ये आंसर हमारे पास टॉर में है। तो जो पानी जब शुद्ध अवस्था में होता है, भाई ये किसका, ये वेपर प्रेशर किसका है? पानी का। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी कितनी वाष्प दाब लगाता है? 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार या 760 टॉर। फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। एक यौगिक है जिसको विलायक में घोलते हैं तो उसका वियोजन होता है, और दूसरे विलायक में उसका संगुणन होता है। तो आप सबको याद होगा जब विलेय का वियोजन होता है तब तो आइटा का मान 1 से ज़्यादा होता है, और जब विलेय का संगुणन होता है तो आइटा का मान 1 से कम होता है। प्रोटीन का 200 ml सॉल्यूशन है, प्रोटीन का एक सॉल्यूशन है 200 ml का, उसमें प्रोटीन 1.26 ग्राम है। इस सॉल्यूशन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो प्रोटीन मिलाई है उसका अणुभार ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको पता है, पाई बराबर आइटा CST। प्रोटीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो आइटा का मान 1 होगा। पाई कंसंट्रेशन होती है मोल बटे आयतन। पाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2.57 × 10⁻³ बार। यह है विलेय के मोल। विलेय के मोल कैसे निकालोगे? प्रोटीन की घोली गई मात्रा 1.26 ग्राम, और इसका क्या निकालना है? अणुभार। S का मान क्या लगाओगे? 0.082। टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 300 केल्विन। यहाँ आयतन लगाना है। आयतन कितना दे रखा है? 200 ml। इसको लीटर में बदलने के लिए कितने का भाग लग जाएगा? 1000। विलेय का अणुभार आइडेंटिफाई कर लोगे और करोगे तो आंसर 61,038 के आसपास आएगा। राजस्थान बोर्ड की बुक का डायरेक्ट आंसर। एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है AXBY। इसके वियोजन की मात्रा अल्फा और वॉन्ट ऑफ फैक्टर आइटा में क्या संबंध है? तो आप सबको पता है अल्फा बराबर होता है आइटा बटे आइटा -1/n-1। n क्या चीज होती है? जैसे मान लो MgCl2 है, तो इसके लिए एक तो Mg+2 है और 2 क्या है? Cl-। तो आपने कहा इसके लिए आइटा कितना है? 2 और 1
2 और 1 3। तो आपने कैसे निकाला? 2 और 1 इस 3 को जोड़ा। अरे हाँ या ना? मुझसे पूछा जाए कि इसके लिए n कितना है, तो आपने क्या किया? इस 2 और इस 1 को जोड़ा। समझ में आया? अगर मान लो हमारे पास वैद्युत अपघट्य ax by है, तो इसका मतलब ये जो n निकालते हैं हम, n 2 और 1 3, उसके लिए x और y को आपस में क्या करना पड़ता है? तो अल्फा बराबर आइटा -1 और n की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस वाई -1। मान लो K2SO4 है, तो आपको पता है 2 तो पोटेशियम आयन मिलेंगे और 1 सल्फेट आयन मिलेगा। तो आपसे पूछा जाए n का मान कितना है, तो आप 3 लगाओगे ना। तो आपने ये 2 और 1 को ही तो जोड़ा, आपने x और y को ही तो जोड़ा, x प्लस वाई को जोड़ने से n आ जाता है। तो आइटा -1 x प्लस वाई -1, इसीलिए इसका आंसर 3 रहा। अगला क्वेश्चन, 1 मोलल जलीय विलयन है, विलय के मोल प्रभाज निकालने। घुलित का मतलब जो चीज घुली हुई है, जो आपने घोली है, उसके मोल प्रभाज निकालने। 1 मोलल का मतलब होता है 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल, यही तो होता है 1 मोलल जलीय विलयन का मतलब। अब कह रहा है कि आपको विलय के मोल प्रभाज निकालना है। विलय के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? विलय के मोल बटे विलय प्लस विलायक के मोल। 1 मोलल जलीय विलयन का मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलय का कितना मोल है? 1। ये 1 मोल आ गया। विलायक कौन है? पानी। पानी का दिया गया भार कितना है? 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, और उसमें कितने का भाग लगा दोगे? 18, ताकि पानी के मोल बन जाए। और पानी के मोल बनाओगे तो 55.5, तो 1/56.5 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0177। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम जल में 36 ग्राम ग्लूकोज मिलाया है, इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा? जल के लिए फर्स्ट ग्रेड 2022, कॉपी में भी करा रखा है। क्वेश्चन यह है कि पानी के अंदर ग्लूकोज को मिला दिया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, TS बराबर T0 प्लस ΔTB। जब आप पानी में ग्लूकोज को मिलाओगे और सॉल्यूशन बनेगा, तो आपको पता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पानी से ज़्यादा होगा। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब आंसर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आना है। आपने 2 किलो पानी में 36 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया, और आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपने पानी में जब ग्लूकोज घोल दिया, तो जो ये सॉल्यूशन बन गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालो। तो T0 प्लस ΔTB। T0 है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और ΔTB क्या है? आइटा KB इंटू मोललता। आइटा 1 है क्योंकि ग्लूकोज है, KB का मान पानी के लिए 0.52। मोललता कैसे निकालोगे? विलय के मोल। विलय क्या है? 36 ग्राम। मोल बनाने के लिए कितने का भाग लग जाएगा? 180 ग्राम का। और विलायक का भार कितना दे रखा है? 2 किलो। ये 18, ये 1/10, 0.052, तो आंसर हो जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। 100 प्लस 0.052 करा चुका हूँ कॉपी में। 300 डिग्री सेल्सियस पर एक विशुद्ध कार्बनिक द्रव जिसका वाष्प दाब 0.850 एटमॉस्फेयर, एक अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का 0.5 ग्राम जब 40 ग्राम द्रव में मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब घटकर 0.845 एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। क्वेश्चन की चीज़ समझ में आई होगी। एक सॉल्वेंट है, जब वो शुद्ध अवस्था में रहता है तो उसका वाष्प दाब है 0.850 एटमॉस्फेयर। करा चुका, 170 आंसर आता है, याद आ गया होगा। दोनों बार 170 आया। एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, जब वो प्योर स्टेज में है तो उसका वाष्प दाब 0.850,
अब हमने इसका 40 ग्राम ले लिया इस विलायक का, उसमें 0.5 ग्राम विलेय मिलाया, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वाष्प दाब हो जाता है 0.845 एटमॉस्फेयर। याद आ जाना चाहिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अरे आ रहा है ध्यान, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, न्यूमेरिकल करते समय n/n। P0 माइनस PS, P0 0.850, PS 0.845, सॉल्व किया तो 0.005 बटे 0.850 बराबर n क्या है? विलेय के मोल। विलेय के मोल कैसे निकालें? विलेय की घोली गई मात्रा कितनी? 0.5 ग्राम, और इसका क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। विलायक के मोल कैसे निकालेंगे? विलायक की घोली गई मात्रा कितनी है? 40 ग्राम, और इसका क्वेश्चन में अणुभार कितना दे रखा है? 80। आगे होगा समझ में? कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना? 170। रट गया होगा बेटा अब तो। अगला क्वेश्चन भी यही है, शुद्ध बेंजीन है, वाष्प दाब 0.850 बार। अगर हम इसके अंदर अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घटकर 0.845 बार। तो जो आपने वैद्युत अनपघट्य मिलाया उसका क्या ज्ञात करना है? अणुभार। अरे याद आया नहीं आया? फॉर्मूला अब तो रट गया होगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, न्यूमेरिकल करते समय n/n। 0.850 में से 0.845 जाएगा, वही डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आएगा 1/170। विलेय के मोल कैसे निकालोगे? विलेय की घोली गई मात्रा 0.5 ग्राम, इसका क्या ज्ञात करना है? अणुभार। विलायक के मोल कैसे निकालोगे? विलायक की दी गई मात्रा कितनी? 39 ग्राम, उसमें भाग कितने का लगेगा? 78 का, क्योंकि उसका अणुभार 78। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 170। सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ बेटा, इसलिए बार बार मैं भी नहीं कराऊंगा, और ये उम्मीद करूंगा अब आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, नेगेटिव डेविएशन का उदाहरण बताया था, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिलाते हो। कहानी भी सुनाई थी H2SO4 वाली, याद करेंगे। ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ΔH नेगेटिव होना चाहिए, और ΔH नेगेटिव किसके लिए है? जल और नाइट्रिक एसिड के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का समझ में आया होगा, लाइव वालों को भी, और क्लास में जो बैठे हैं उनको भी समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से अपन रखेंगे थोड़ा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर टाइम में उसका थोड़ा बढ़ाऊँगा, और आप भी मेरे साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेटा अब आप भी खुद भी सोचो इससे ज़्यादा मैं भी क्या प्रैक्टिस कराऊँ। 50 क्वेश्चन मैं अलग करा चुका, 40 ये करा चुका, 90 वो तो ही बेटा याद, तुझे ही पता है क्या नाम है बेटा, कि सीधे डाटाबेस ही आंसर आता है। जैसे अभी भी जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेट हो जाते हैं सीधे, है ना। और 90 और करीबन 25-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कॉपी में। अब 150 क्वेश्चन कराने के बाद भी अब आप नहीं करो तो फिर ठीक है, फिर मैं तो कम से कम अपने आप को नहीं मानता कि मेरे कारण आप रहोगे। अभी भी नहीं करो तो फिर कोई इलाज नहीं है मेरे पास। थैंक यू बेटा आज के लिए।